हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो सीटेट 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसके पहले हमने जो है वो सीडीपी वाला पार्ट कर लिया है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, जो कि 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में, वो मैंने करवा दिया है एकदम विस्तृत रूप से, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 2018 में पूछे गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे ये केवल किसका आंसर कौन सा सही है ये करके नहीं मिलेगा, आपको पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि इससे रिलेटेड यदि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपके क्वेश्चन हो जाएँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ जो है, इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ 2018 का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप लोग करना क्या है, आप लोगों को पहले ही आप जानिए कि बिहार मान लीजिए आपका यहाँ पे है, आपका बिहार समझिए यहाँ पे है। ऐसे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, सेंटर में मैं किसको रख रहा हूँ, बिहार को रख रहा हूँ। ऊपर की तरफ आपका होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है आपका साउथ, आपका राइट साइड में होता है ईस्ट और वेस्ट, आपका लेफ्ट साइड में होता है आपका वेस्ट। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो जो आपका जम्मू कश्मीर बिहार के सापेक्ष, यानी बिहार को हमने किस में रख दिया, सेंटर में रख दिया। इसके बाद कह रहा है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर। अब देखिए बिहार की किस साइड में जम्मू कश्मीर है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ कश्मीर यहाँ पे है। मान लीजिए बिहार यहाँ है तो आपका जम्मू कश्मीर यहाँ है, और गोवा कहाँ है आपका, यहाँ नीचे की साइड में। अब ध्यान से समझिएगा ये देखिए, यानी जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ा, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट साइड में, नॉर्थ और वेस्ट साइड में। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपका जो जम्मू कश्मीर पड़ा वो नॉर्थ और वेस्ट साइड में पड़ा, आपका जो गोवा पड़ा वो साउथ और वेस्ट साइड में पड़ा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये बीच में है, ना कि एकदम वेस्ट में है या एकदम ईस्ट में है, एकदम नॉर्थ में, एकदम साउथ में है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। इसके वेस्ट और नॉर्थ के बीच जो भी सारी दिशाएं होंगी उनको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। वेस्ट और साउथ के बीच जो डायरेक्शंस होंगे उनको हम साउथ वेस्ट कहेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच जो डायरेक्शंस होंगे, इसके बीच में कुछ भी होगा तो उसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कुछ भी होगा तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर की जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कि आप कह सकते हैं, वेस्ट माने पश्चिम और नॉर्थ माने उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम, और साउथ वेस्ट गोवा वाला किसमें हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब होती है, पहले आप जानें कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। आपका मान लीजिए पृथ्वी है, आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या जल भरा हुआ है, पृथ्वी की सतह पे क्या है, जल है। क्या होती है, सन की लाइट जब इस वाटर पे पड़ती है, सन की लाइट जब इस वाटर पे पड़ती है तो क्या होते हैं, ये गर्म होकर क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। और इस क्रिया को, ऊपर उठने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। जल का गर्म होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर उठना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा, वाष्पीकरण कब ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जब सन की लाइट यहाँ ज़्यादा रूप में पड़ेगी, ज़्यादा मात्रा में पड़ेगी, और टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जिसमें तापमान घटता लिखा होगा वो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तापमान घटता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सतह और छात्र की क्रिया क्या होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। तो तापमान में वृद्धि तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, धीमी की बात पूछ रहा, तो तापमान में वृद्धि होगी तो तेजी से होगी। तो तापमान बढ़ता है, ये वाला ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। आपका ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि तापमान में वृद्धि कह रहा है। इसके बाद यहाँ तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ता है। अब तापमान घटता है, ठीक है, तापमान में जब कमी होगी तो आपका क्या होगा,
वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीरे होगी, लेकिन तापमान घटता है, तापमान दोनों में कमी। अब देखिए तापमान यहाँ भी घट रहा है और यहाँ भी तापमान को घटाया जा रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है? सतह क्षेत्र की। सतह क्षेत्र की अब बात आएगी तो आप जानिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब धीमी होगी जब सतह क्षेत्र क्या होगा? कम होगा, यानी सतह क्षेत्र में कमी होगी, तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होगी वो बहुत धीरे होगी। आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े को आप एकदम मोड़ मार के ऐसे टांग दिए हैं तो कपड़ा क्या होता है? जल्दी नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि उसका सतह क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है। लेकिन आप कपड़े को बढ़िया से फैला देते हैं तो कपड़े का जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाता है, जल्दी आपका कपड़ा सूख जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतह क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो सतह क्षेत्र भी क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्या? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन आपके दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 चित्रण कौशल। चित्रण कौशल मतलब मैपिंग। मैपिंग जैसा कि मैपिंग मैंने ऊपर ही आपको बताया, मैंने बिहार को सापेक्ष में रखकर जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति को बताया है। तो यहाँ क्या करा? स्थान, मतलब बिहार को मैंने स्थान मान लिया। उसके बाद दूरियाँ, कहाँ तक की दूरियाँ? जम्मू कश्मीर की दूरियाँ हम बता सकते हैं मैपिंग के माध्यम से। यहाँ गोवा था, गोवा की भी दूरी मैपिंग के माध्यम से बता सकते हैं। और हम दिशाएं भी हमने बताया, क्या बताया हमने कि ये जो आपका था ये आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में था, पीछे वाला आपका साउथ वेस्ट साइड में था। तो ये दोनों दिशाओं को भी हमने क्या किया? बता दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थान, दूरियां और दिशाओं को किसके माध्यम से बताते हैं? चित्रण कौशल के माध्यम से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शंस आपके हैं NCF 2005, NCF 1988, NCF 2000 या NCF 1975। इसका जो सही आंसर है आपका वो है NCF 2000 में आपका पर्यावरण जो अध्ययन है उसको पढ़ाए जाने की सिफारिश की। और आप ध्यान दीजिए कि अभी तक 4 NCF आया है, तो आपका 4 बार NCF आ चुका है। कब? 1975 में, इसके बाद 1975 के बाद आपका 1988 में, 1988 में, इसके बाद आपका 2000 में, और 2000 के बाद आपका लास्ट वाला जो आया है वो 2005 में आया। यानी कितनी बार? 4 बार NCF आ चुके हैं। अगला वाला जो NCF है वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2021 में जो है अगला वाला NCF आपका आ सकता है। तो अभी तक 4 बार NCF आ चुका है। 2000 वाला जो NCF था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह भी आप ध्यान रखिए कि इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी। किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शंस आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत में जो स्थानांतरित खेती होती है इसको हम झूमिंग खेती या झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। ये जो आपकी पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, इसमें जो आदिम जातियाँ हैं, कौन सी जातियाँ? ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी जातियाँ? आदिम जातियाँ। आदिम जातियाँ, जो यहाँ की आदिम जातियाँ हैं ये क्या करती हैं? यहाँ पे खेती करती हैं। किस चीज़ की खेती करती हैं? झूमिंग खेती करती हैं। खेती किस प्रकार से होती है? तो वनों को काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद फिर वहाँ पे खेती की जाती है 2-3 साल तक, और 2-3 साल के बाद जब उर्वरा शक्ति वहाँ की कम हो जाती है तो उसको फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है और दूसरे जगह फिर खेती करने लगते हैं। तो इस वजह से स्थान चेंज होने के कारण इसको स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। झूमिंग, पूर्वोत्तर में इसको झूमिंग खेती या झूम खेती के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया तो आपका आंध्र प्रदेश में इसको पोडू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोडू के नाम से जानते हैं। आपका केरल के पश्चिमी घाट को इसको कुमारी के नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से जानते हैं। बात करें श्रीलंका में तो श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर पहला वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन। नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, और नीचे वाला आपका एक था कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें जो आपका कथन सत्य नहीं है वह आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
ये आपका गलत है, क्योंकि टिकाऊ विकास हमेशा नहीं होता। टिकाऊ विकास हमेशा थोड़ी होगा। बांध बनवा लिए तो टिकाऊ विकास ही होगा। टिकाऊ विकास की बात ही नहीं हो सकती। बहुत सारे गांव उसमें जो आते हैं वो सब बह जाते हैं, तो उसको विकास आप नहीं बोल सकते। जब बांध टूटता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टिकाऊ विकास की बात तो आप कर ही नहीं सकते। इस वजह से ये जो आपका सही आंसर, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसों की बात की जा रही है, तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, इसके बाद जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके ऊपर तीनों दिए गए हैं ये आपके तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपने सुना होगा कि एक चीज़ आप और सुने होंगे कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो आपकी वैश्विक तापमान को वृद्धि कर देती हैं। मतलब आपके ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इन ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है कि मतलब आपकी पृथ्वी की सतह का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस वजह से गर्मी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भी इसी नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका ये सन है, सन की लाइट अगर जो पृथ्वी पे आ रही है, सन की लाइट पृथ्वी पर आई और यहाँ से टकराने के बाद वापस गई, तो वापस पूरी नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, आपकी जो मीथेन है, इसके बाद आपका वाटर वेपर, ये सारे लोग क्या करते हैं कि जो आपकी सन की लाइट है इसको पूरी तरीके से बाहर नहीं जाने देते। मतलब कहते हैं ना कि परावर्तन और अपवर्तन, नाम सुना होगा आपने, परावर्तन और अपवर्तन। तो आ तो जाती हैं किरणें लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि इन गैसों का एक घेरा बना हुआ रहता है हमारे क्षोभ मंडल या संवहन मंडल में, जिसके कारण ये प्रकाश जो है वापस नहीं जा पाती हैं। तो ये इन प्रकाश को यहीं पे रोक देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये सारे जिम्मेदार हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, मीथेन भी जिम्मेदार है और जलवाष्प भी जिम्मेदार है। कभी कभी इनका मान लीजिए परसेंटेज पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है ग्रीन हाउस गैसों में। इन तीनों में से अगर जो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रोल किसका है, तो आप ये जानिए कि प्रेजेंट टाइम में जलवाष्प यानी वाटर वेपर जो है इसका सबसे ज़्यादा रोल है। तो इसका परसेंटेज जो है आपका वो 36 से लेके 70% तक इसका रोल है। बात करें अगर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका जो परसेंट रोल है वो 9 से 26%, 9 से लेके 26% तक इसका रोल है। और मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है वो 4 से 9% यानी 4 से 9% जो है इसका योगदान होता है किसमें? ग्रीन हाउस गैसों में। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? जलवाष्प यानी वाटर वेपर जो है वो 36 से लेके 70% तक इनका योगदान होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो जोसेफ फोरियर, जोसेफ ध्यान से समझिएगा इस बात को, जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। किस ईयर में? 1824 में, 1824 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है, या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 2 वाला है, क्योंकि ये हिमालय की वृष्ट छाया में पड़ते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है? समुद्र। यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका समुद्र है, इसमें क्या है? जलवल भरा हुआ है, यहाँ जलवल है, इसमें समझ लीजिए आपका ये माउंटेन है। अब यहाँ से जब हवाएं चलती हैं, कौन सी हवाएं चलेंगी? नमी लेकर। यहाँ से इस समुद्र से हवाएं जो होती हैं वो नमी लेकर चलती हैं और पहाड़ों से टकराती हैं, और पहाड़ों से टकराने के बाद ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। तो आप इस बात को जानिए कि ये जो पीछे वाला भाग है, इसके नीचे ये सारे भाग जो होते हैं, यहाँ पर ये मानसून नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि ये हिमालय की वृष्ट छाया में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये हवाएं चलती हैं और यहीं से टकरा के फिर वापस आ जाती हैं और यहीं पे ही वर्षा करती हैं, यहीं पे सारी वर्षाएं हो जाती हैं। इधर जो है हवाएं नहीं आ पाती, इसको पार नहीं कर पाती। इस वजह से ये जो पीछे वाला रीजन है वो हिमालय की वृष्ट छाया में पड़ जाता है और यहाँ मानसून नहीं बन पाता और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। इस वजह से ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते। इधर जो ठंडे रेगिस्तान है ये जो कि आपका लद्दाख वगैरह में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है?
ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका ये सही आंसर है। क्यों, अब आप समझिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये बताइए पहले आप ये जानिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है आपको जानने के लिए कि कौन कौन से ऐसे गैसें हैं जो मतलब इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों जो होती हैं ये आपकी जो अम्लीय वर्षा होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा योगदान इनका होता है अम्लीय वर्षाओं के रूप में। तो अम्लीय वर्षा ही यहाँ पे होती है ताजमहल पे, तो अम्लीय वर्षा के कारण ही जो होती है यहाँ पे इसके रंग पीले होते हैं। तो इसका जो इसी वजह से आपका सही आंसर था वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड था। इस वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मथुरा है वहाँ के तेल शोधनशालाएँ हैं वहाँ पे, वहीं से ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको ताज ट्रोपेजियम क्षेत्र घोषित कर दिया। ताज ट्रोपेजियम का मतलब ये हुआ कि इस ताजमहल के आसपास जो भी उद्योग होते हैं, जो भी उद्योग धंधे होते हैं, इनको मतलब कम किया जाए, जिसके कारण यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड ना निकले और जो ताजमहल है वहाँ पे पीले रंग के होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शंस हैं आपके चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश। तो इसका जो सही आंसर है आपका तीसरा वाला है काकतीय राजवंश। काकतीय वंश जो हैं उन्होंने गोलकोंडा का किला बनवाया था। गोलकोंडा जो कि तेलंगाना में है आपका, तेलंगाना में स्थित है, हैदराबाद में, हैदराबाद। इस गोलकोंडा को गोलकुंडा के भी नाम से जाना जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान पूछा है। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि घनत्व यानी डी बराबर m/b, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या पूछा है? मास पूछा है ना, ये पूछा है, तो इसको क्या करेंगे हम, b को उधर लेके चले जाएंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d क्रॉस मल्टीप्लाई v। अच्छा, d की वैल्यू क्या है? 15 है। d की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी? 15, और v की वैल्यू क्या है? 3। तो आपका क्या हो गया? 15 क्रॉस 3 यानी 45 क्या है आपका? ग्राम। तो आपका ये सही आंसर होगा 45 ग्राम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। तो 45 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि आपको बतानी है, जैसा कि आप सदिश सुने ही होंगे। ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका द्रव्यमान है। सदिश आप सुने ही होंगे कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना आवश्यक नहीं है। तो कैसे आप जानेंगे कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है? तो एक थोड़ा सा मतलब आप ट्रिक कहें या कुछ भी कह लें, उससे आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक आप लोग ले लीजिए, अदिश राशि की ट्रिक। अदिश राशि की ट्रिक है, मान लीजिए कि उस आर्द्रता को चाबी दो। मैं इसी में आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपकी कौन सी राशियों की मैं बात किया हूँ? अदिश राशियों की। अदिश राशियाँ, किस राशि की बात की है मैंने? अदिश राशि की। अब देखो, ऊ से बना आपका ऊर्जा, यानी ऊर्जा आपका क्या है? अदिश राशि। आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। सा से बना आपका समय, आ से बना आपका आयतन, द्रा से बना आपका द्रव्यमान, ता से बना आपका ताप, को से बना आपका का मतलब को या का मानिए, तो इससे बना आपका कार्य, चा से बना आपका चाल, इसके बाद बी से बना आपका विद्युत धारा, और दो से बना आपका दाब। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब आपके क्या हैं? अदिश राशि हैं। और सदिश राशि की अगर जो हम बात करें तो सदिश राशि में भी आप ऐसे मतलब कोई ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं। सदिश राशि में अगर जो आप ट्रिक ध्यान रखना चाहें तो ये रख लीजिए, विषुवत बल। विषुवत, ये सदिश राशियों को मैंने बताया, विषुवत बल। देखिए, विषु से आपका बना विस्थापन, वा से बना आपका वेग, ता से बना आपका त्वरण, और बल आपका बल है ही। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो सदिश राशियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? तो आपको पता ही होगा कि अपारदर्शी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसका जो सही आंसर होगा अपारदर्शी, के पार ना हो पाए, कोई किरण पार ना हो पाए, और आगे आ लगा हुआ है, यानी अपारदर्शी मतलब कोई भी किरण आर पार ना जा सके। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? देखिए पूछ क्या रहा है, आपको पूछ क्या रहा है, भार आपसे, और दिया क्या हुआ है आपको, द्रव्यमान। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो एक तरीके से गलत है, एक तरीके से क्या आप कहें पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपको भार दिया हुआ है और आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि भार और द्रव्यमान में बहुत ही अंतर होता है। जो आपका भार होता है वो आपके mg पे डिपेंड करता है, यानी आपके मास, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जी पे, यानी mg पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मास हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन आपकी जी की वैल्यू जो होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है। चंद्रमा पे कुछ और होता है और पृथ्वी पे कुछ और होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपसे ये पूछे कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 10 kg है, क्या है 10 kg है भार, तो भार आपका 10 kg हो ही नहीं सकता, भार आपका 10 kg नहीं हो सकता। आपका जो भार होता है वो mg पे डिपेंड करता है, और ये जो mg होता है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 न्यूटन है, किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पे 10 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर कितना न्यूटन होगा, तो 60 न्यूटन होगा। क्यों 60 न्यूटन होगा, क्योंकि चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी, चंद्रमा पे मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो पृथ्वी पे 60 न्यूटन इस वजह से होगा क्योंकि पृथ्वी का भार जो होता है वो चंद्रमा के भार से, यानी चंद्रमा का जो भार होता है उससे 6 गुना ज़्यादा होता है, या उल्टा बोले आप तो पृथ्वी का भार, पृथ्वी पे जो भार होता है वह चंद्रमा पे 1/6 गुना होता है, यानी 1/6 टाइम्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ है, भार पूछा है, जबकि द्रव्यमान देके द्रव्यमान पूछना चाहिए था। तो द्रव्यमान देके जब द्रव्यमान पूछता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, और भार देके अगर जो भार पूछता, तो अगर जो चंद्रमा का भार दिया होता पृथ्वी पर पूछता तो आप 6 गुना कर देते, और पृथ्वी का दिया रहेगा और चंद्रमा का पूछेगा तो आप 1/6 गुना कर देंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विलय का विघटन दर निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन आपके दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या भार। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है, तापमान पर निर्भर करता है। देखिए आप मान लीजिए किसी गिलास में या समझिए या किसी बर्तन में आप चीनी डाले हुए हैं और उसमें जल भी है, आप उसको क्या सोच रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, घुल जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका घुलना जो है वो बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सुषमा कहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। उपयुक्त में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका जो आपका सही आंसर है 76 वाले का, वह है आपका है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को उसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं मैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने की मदद करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक है? प्रासंगिक नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रासंगिक नहीं है। तो इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बिल्कुल किया, यानी ये प्रासंगिक है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। जब आप समूह में सीखेंगे और उसको आप प्रैक्टिकली रूप से करेंगे तो वास्तविक जीवन से सीखने में तो मदद मिलेगी, ये भी प्रासंगिक है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। समूह में किए तो एक साथ काम करने में सक्षम ही बनाएगा। इसके नीचे वाला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। जबकि ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से जब इसको पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है कि उस किस बीमारी का उन्होंने सर्वेक्षण किया या किस बीमारी की बात कही गई है। तो ये आपका जो है आंसर जो है ये सही है, क्योंकि ये प्रासंगिक नहीं है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं वाला पूछा गया था, इस वजह से ये आपका ऑप्शन सही है।
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है, अन्वेषण दृष्टिकोण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है। यह वास्तविक परिस्थितियों में आपको सीखने का अवसर प्रदान करता है। जब आप समुदाय में रहते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं जो आपके जीवन से संबंधित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो पाठ्य चर्चा से तो आप बाहर जा नहीं सकते, ये तो वैसे ही गलत हो गया। पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, पूर्ण नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा आपका। जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य है। वैसे आप ये भी जानिए कि जब आप चिंताओं और पर्यावरण मुद्दों को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करेंगे तो आपके जीवन से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है इन ऑप्शनों में से, तो ये आपका यही ऑप्शन सही होगा। वैसे आपका जो आंसर की आया था उसमें फर्स्ट टाइम जो आया था उसमें पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना भी दिया गया था। तो पाठ्यपुस्तकों से तो आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप रटी रटाए नॉलेज नहीं दे रहे हैं ईवीएस में। लेकिन इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, मतलब आप बाहर तो जा रहे हैं लेकिन पाठ्यपुस्तक के अंदर ही उन चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय के बाहर के जीवन की बात की गई है, तो पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। आप अपने अनुसार जो आपको ज़्यादा उचित लगेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से नहीं सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है, किसी चीज़ ऐसे हम गलत साबित नहीं कर सकते, रीजन तो हमको बताना ही पड़ेगा। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण से ये समावेशी नहीं है। एकल परिवार की जो परिभाषा है ये सही नहीं है, तो शिक्षण अधिगम की दृष्टि से क्या है, समावेशी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, सैंपट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि चित्र पढ़ना जैसा कि पता ही आपको, चित्र पढ़ना वगैरह ईवीएस से संबंधित है। फील्ड भ्रमण करवाएंगे, ये भी ईवीएस से ही संबंधित है। इसके बाद आपका सैंपट का उपयोग, ये भी ईवीएस से ही संबंधित है। तो उपयुक्त सभी जो है ये इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, तीनों है, तभी ये जो है बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बनेगा। तो तीनों होना चाहिए, तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है आपका वो है उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर आपका थर्ड वाला है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन,
विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना है शिक्षण अधिगम के साथ इसका, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसके बाद आपका एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, बिल्कुल नहीं। खाने के लिए आप अगर जो कह रहे हैं कि खाने के टाइम आप कह रहे हैं कि हमारा समय अगर जो बर्बाद हो रहा है, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि खाना तो एक जीवन का एक पार्ट है, पार्ट ही नहीं बोले तो एक बहुत ही जरूरी कार्य है, जिसको सब लोग करते हैं और नहीं करेंगे तो उनका जीवन चलना ही संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शंस आपके हैं, स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों में कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। आधा कम करने की तो कुछ बात ही नहीं है। स्कूल बैग का कम वजन पर्यावरण के संदर्भ में आपको बताना है, तो अबोध का भार कम करने की जरूरत है। जो छोटे छोटे अबोध बालक होते हैं, इनके ऊपर इतना वजन डाल दिया जाता है बैग का कि इनका जितना वजन नहीं होता, इतना वजन तो इनको लेके चलना पड़ता है। तो ये जो अबोध बालक हैं, इनके ऊपर जो भार है, इसको कम करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता में आपको ज़रूरत है। तो इसका जो सही आंसर है 86वां वाले का, वो ऑप्शन नंबर 3 था। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो इसका जो सही आंसर है आपका, वो यही तीसरा वाला ज़्यादा सही है, कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से सक्षम बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाला का पूरा नाम क्या है, या बाला का पूरा रूप क्या है? तो पहले हम इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म जानेंगे। तो बाला की जो इंग्लिश फुल फॉर्म होती है, वो होती है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अब देखिए बिल्डिंग कहाँ है, यहाँ तीसरे वाले में है बिल्डिंग। इसके बाद एज माने के रूप में, एज माने के रूप में। उसके बाद लर्निंग माने अधिगम, और एड माने सहायक, तो अधिगम सहायक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शंस आपके हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम स्पष्टीकरण, पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। लास्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है? वैज्ञानिक तथ्य तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत है। अंधविश्वास भी नहीं हो सकता। अब इसी में से दोनों में से एक आपका ऑप्शन सही है, रूढ़िबद्ध धारणा और मिथक। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है, कि जो चली आती हैं, मतलब परंपरा दर परंपरा चली आती हैं, तो ऐसी हमारी संस्कृति जो होती है, वो हमारी परंपरा दर परंपरा चली आती है। कमजोर वाली जो बात है ना, ये मिथक है। मिथक मतलब कि जो हम मान लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, ये आपको समझ में आए हुए होंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस वीडियो का PDF प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए अगला मैं जो अपना वीडियो है वह लेके आऊँगा, हिंदी वाला वीडियो लेके आऊँगा, फिर मैथ आप लोगों को करवाऊँगा। ऐसे में 2019 में जो क्वेश्चंस आए हैं, 2 बार आपके, एक जुलाई में एग्जाम हुए थे, एक आपके दिसंबर में एग्जाम हुए थे, उन सब क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊँगा और एकदम अच्छे तरीके से करवाऊँगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।